हेलो बच्चों, विपुल जैन यार, आपकी छोटी हाइट वाला बड़ा भाई। और आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को एकदम शानदार तरीके से प्यार से और एकदम सिंपलेस्ट वे में समझने वाले। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है तुमको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में समझाने वाला हूँ और ये वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स पक्के कर सकती है। तो इस चैप्टर की एक भी वर्ड प्रॉब्लम को गलती से भी तुम स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रीड करो, जैसे जैसे सेंटेंस में दे रखा है उस तरह से लिखते जाओ, फिर तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम आसानी से आ जाएगा। देखो करना क्या है, सेंटेंस को रीड करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है, जो गिवन है पहले वो लिख दो। एरिया कितना दे रखा है रेक्टेंगल का, एरिया इक्वल्स 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दे रखा है, तो उसमें क्या करना है, चेक करो कि लेंथ और ब्रेथ में से बाद में कौन लिखा हुआ है। लेंथ बाद में है या ब्रेथ बाद में है, तो लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, बाद में कौन लिखा हुआ है, ब्रेथ। जो बाद में लिखा हुआ हो उसको हमेशा एक्स मानना है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज क्लियर कर देना कि ये लेंथ ब्रेथ या कुछ भी रिलेशन आता है तो जो बाद में लिखा हुआ हो उसको हमेशा एक्स मानना है। तो ब्रेथ को क्या मान लेंगे, एक्स। उसके बाद देखते हैं कि लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स इधर लिखी हुई है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 का 1 मोर देन में आगे प्लस लगाना है और लेस देन हो तो भी आगे माइनस लगाना है। 1 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ब्रेथ को हमने क्या माना, एक्स, तो ब्रेथ की जगह लिख देंगे एक्स। इतना क्लियर है। लेंथ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2x प्लस 1 एज इट इज। ये हो गई हमारी लेंथ और ब्रेथ। अब देखो वापस, एरिया कितना गिवन था, 528 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। जो गिवन हो या फाइंड करना हो फॉर्मूला हमेशा उसी का लगाना है। तो एरिया कितना हो गया 528, L इंटू बी हो गया 528। L की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, L हो गया 2x प्लस 1। बी कितना दे रखा है, बी हमने माना x इक्वल्स 528। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करना है, ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, प्लस का 528 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 528 इक्वल्स 0। चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग कोई भी मेथड से कर सकते हो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के जो एकदम शानदार शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बता देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। जो बड़े नंबर हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम्हारे थोड़े से ईजी रहेंगे। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे a, b और c क्या होता है, a जो x स्क्वायर के साथ होता है, x स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो वो हो गया a। b कौन होता है, जो x के साथ होता है, x के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है विपुल भैया, तो x के साथ क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है 1। और c क्या हो गया, जो बेचारा अकेला होता है, माइनस का 528। इधर ये साइन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस का 528 ले लेते हैं, ये गलती भूल के भी मत करना। c क्या हो जाएगा, माइनस का 528। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट करो और आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाए, उसके बाद में क्या करेंगे, हम वैल्यू उठा के रख देंगे इधर। चलो एक क्वेश्चन में तुमको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे करेंगे। x इक्वल्स माइनस बी, माइनस का माइनस, b कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b कितना है 1 माइनस 4a कितना हो गया 2 और c कितना है माइनस का 528 अपॉन 2 और a कितना दे रखा है 2। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई करने पे प्लस। 528 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1056 और 1056 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, 1056 मल्टीप्लाई 4, 4224, 4224 डिवाइड 2 इंटू 2 4। इसको करते हैं थोड़ा सा, x इक्वल्स -1 का -1 प्लस माइनस
1 प्लस 4224 क्या होता है 4225, और 4225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4225 का होता है 65। तो इसका क्या हो गया 65 अपॉन में क्या आ गया 4। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार लेंगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं ना, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 65 अपॉन 4 कितना हो जाएगा -1 प्लस 65 64। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई 64 को डिवाइड किया तो क्या आ गया x आ गया हमारा 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई ना इसको उठा के कहाँ रख देंगे, x तो हमने क्या माना था ब्रेथ को, तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई 16, और ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे लेंथ में, तो आ जाएगी हमारी 2 × 16 32 + 1 लेंथ कितनी हो गई 33। क्लियर है, आ गई हमारी लेंथ और ब्रेथ। वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करो, जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ, आ जाएगा आंसर एकदम चुटकियों में। अब यहाँ पे माइनस वाला जो है वो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं होती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, रोहन्स मम्मा इज 26 years older than him। देखो रीड करो, रोहन्स मदर, पहले कौन लिखा हुआ है, पहले है रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो अब रोहन की मम्मा और रोहन दोनों में से बाद में कौन लिखा हुआ है, रोहन बाद में, तो जो बाद में लिखा हुआ हो उसकी एज को हम क्या मान लेंगे x। तो रोहन की एज को हम मान लेंगे x। तो रोहन के मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर कितनी है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। 26 years older, ओल्डर का मतलब मम्मा तो बड़ी होगी, 26 years बड़ी है। एज में हमेशा प्लस करते हैं, और अगर पहले का बोले तो माइनस करते हैं। तो रोहन के मम्मा की एज क्या हो जाएगी x + 26। क्लियर है इतना, दोनों की एज को मान लिया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अगर आज रोहन की एज x है, मदर की एज x + 26 है, तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। अगर रोहन की एज आज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, अगर आज 10 है तो 3 साल बाद 13 होगी ना। 10 से 13 कैसा आएगा, प्लस करने पे x + 3। और रोहन के मदर की एज क्या हो जाएगी, आज तो है x + 26, 3 साल बाद अपन क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, तो मम्मा की एज कितनी हो जाएगी x + 29। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 3 साल बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट, 3 साल बाद रोहन की एज x + 3, मम्मा की एज x + 29, और उनकी एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल्स कितना दे रखा है 360। तो इक्वल्स क्या आ जाएगा 360। इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया 87, प्लस का 360 इधर आ जाएगा तो माइनस का 360, और इक्वल्स में क्या बच गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, सारी वैल्यू को एक तरफ लेकर आ जाओ, उधर सिर्फ अकेले 0 को छोड़ दो। x² का x², 29x + 3x 32x, 87 - 360, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और साइन आएगा बड़ी डिजिट का, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ गई, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेना, वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था लास्ट वाले क्वेश्चन में उससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो गलती से भी स्किप मत करना। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस इक्वल्स 480 किलोमीटर। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। देखो सिंपल वे में समझते हैं इसको। ट्रेन की डिस्टेंस दे रखी है, ट्रेन को कवर कितना करना है 480 किलोमीटर। अगर ट्रेन की स्पीड 8 km/h कम होगी तो उसको टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। इतना क्लियर है। अगर स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे 2 तरह की स्पीड है। नॉर्मल स्पीड जो है ट्रेन की, उसको तो हम क्या मान लेते हैं x km/h, और हमको फाइंड भी यही करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
मैथ्स में जो फाइंड करना होता है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, x। तो ट्रेन की स्पीड हो गई x। सेकंड दूसरी स्पीड क्या हो गई, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 घंटे कम होती, नॉर्मल स्पीड क्या है x, 8 घंटे कम मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई दो स्पीड। और टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता, मतलब अगर इस स्पीड से चल रहा है तो उसको नॉर्मल स्पीड से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे दो टाइम है, एक तो नॉर्मल स्पीड वाला और एक 8 घंटे कम जो है स्पीड उसका। तो यहाँ का जो टाइम है वो हो गया t1। डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x। टाइम क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस इसकी भी सेम 480, इसका टाइम कितना है स्पीड कितनी है x माइनस 8। इतना क्लियर है। अब देखो टाइम ज़्यादा किस में लग रहा है वो देखो, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, t2 और t1 के टाइम में डिफरेंस कितना है 3 घंटे का है। तो t2 माइनस t1, अब इसका टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि अगर इसकी स्पीड कम है तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो t2 और ज़्यादा में से हमेशा कम को माइनस करते हैं, तो t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा 3 घंटे। दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है 3 घंटे। अगर इस तरह से नहीं समझ आता हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि t2 अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम है तो जो टाइम है वो नॉर्मल स्पीड से 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। आया समझ में, ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट करते हैं। t2 कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 कितना है 480 अपॉन x इक्वल्स 3। अब फ्रैक्शन में हो, बीच में माइनस हो तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 480 को याद रखना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 480 को करेंगे x से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर 480 को करेंगे x माइनस 8 से मल्टीप्लाई, कर लिया दो बार। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया, और इसको इससे मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से। याद रखना बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे साइन लगाओ, इसको इससे, और फिर नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई किया, 480x 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3840। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको माइनस का 3840 लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 3840 डिवाइड। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 8 से मल्टीप्लाई किया 8x और इक्वल्स में 3। इतना क्लियर है बेटा। अब देखो 480x कट हो गया, ये जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल्स में कितना हो गया 3840, यही बचा इक्वल्स में। यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो ये भी कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 3 को भेज देते हैं डिवाइड में, थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इससे। 3840 डिवाइड बाय 3। अब चेक करो कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है 3 से डिवाइड। x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 1280, प्लस का 1280 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1280 इक्वल्स, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 0। ये बन गई हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसको वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उससे सॉल्व करो और आ जाएगी तुम्हारी x की वैल्यू। एक बार इसको फटाफट रिकॉल करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो लिख दो 480 किलोमीटर। अब यहाँ पे दो स्पीड दे रखी है। इफ द स्पीड, अगर स्पीड 8 घंटे कम होती तो नॉर्मल स्पीड को मान लिया x, अल्टरनेट स्पीड को क्या मान लिया x माइनस 8, दो स्पीड हो गई। उसके बाद दोनों का टाइम लिख दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का टाइम लिख दिया। उसके बाद में अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्पीड अगर ज़्यादा होती, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो अगर डिवाइड में प्लस वाला हो तो वो हमेशा बाद में आएगा और माइनस वाला हो तो वो हमेशा पहला आएगा। एक तो x ही होगा फिक्स है, एक स्पीड या तो ज़्यादा होगी या स्पीड कम होगी। अगर स्पीड माइनस में है यहाँ पे तो वो आएगा नीचे, और अगर कभी प्लस वाला हो तो वो आएगा
माइनस के बाद में, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर बताने जिनका सम कितना दे रखा है 27। दो नंबर, एक तो मान लेते हैं x, एक मान लेते हैं y। यही है अपने फेवरेट दो नंबर, दोनों का सम कितना दे रखा है 27। एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। दो नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई कितना दे रखा है 182। इतना क्लियर है। कोई भी इक्वेशन को x या y किसी एक के इक्वल करना है, क्योंकि अगर एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इधर से जो प्लस का x है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग सकता है यहाँ पे। y इक्वल्स क्या हो गया 27 माइनस x, तो ये y की वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। x का x मल्टीप्लाई y की जगह क्या लिखेंगे 27 माइनस x इक्वल्स 182। मल्टीप्लाई करेंगे, x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इक्वल्स 182। इतना क्लियर है। अब देखो क्या करना है। हम अपन हमेशा क्या करते थे कि उधर जो नंबर होता था उसको इधर लेकर आ जाते हैं और इक्वल्स में हो जाता है 0, ऐसा होता है। बट यहाँ पे तुमको क्या करना है, हमेशा जो x स्क्वायर है ना वो प्लस का होना चाहिए, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम ईजी हो जाएगी। तो करना क्या है, जो x स्क्वायर है उसको प्लस का बनाना है। तो ये काम करते हैं, इस पूरे को उठा के उधर भेज देते हैं। माइनस का x स्क्वायर उधर गया, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 27x उधर गया, माइनस का 27x। बट 182 तो उधर ही है ना, तो वो तो प्लस का ही रहेगा। प्लस 182 इक्वल्स 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। नेक्स्ट, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव, ये वर्ड बच्चों को बहुत परेशान करता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू। दो कंटिन्यू नंबर कैसे हैं, अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा कितना होगा 13, उसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखे हुआ है ना, जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखे हुए हो तो एक नंबर हो जाएगा x और दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 1। अगर सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ हो तो x प्लस 1। कॉन्सिक्यूटिव ऑड या इवन लिखा हुआ हो, अगर सेंटेंस में कॉन्सिक्यूटिव के साथ ऑड या इवन अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, दो नंबर क्या हो जाएंगे x और x प्लस 2। अगर ऑड भी आए तो भी x और x प्लस 2, और इवन भी आए तो भी x और x प्लस 2। ये मत सोचना कि भैया 2 तो इवन नंबर है ना तो ऑड में कैसा आ गया, दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव में हो गया x और x प्लस 1। आगे देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ, सम किसका सम, हुज स्क्वायर्स, स्क्वायर लगा देंगे, दोनों का स्क्वायर लगा दो। नंबर के स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 365। क्लियर है। इतना सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया सॉल्व। नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है ना एक साथ, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a है x और b क्या हो गया 1। ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a x है और b 1 है। इसको पुट करते हैं वैल्यू तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स 365। क्लियर है इतना। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x एज इट इज प्लस 1 और प्लस का 365 इधर आया तो माइनस का 365 और इक्वल्स में 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 365 माइनस करेंगे और साइन भी माइनस का आएगा, माइनस का 364। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं ताकि हमारे x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इन तीनों नंबर को 2 से डिवाइड कर लो। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे और 360 को भी 364 को करेंगे 182। कर दिया तीनों को 2 से डिवाइड। ये बन गई हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इससे सॉल्व करोगे तो भी आंसर सही आएगा, इससे सॉल्व करोगे तो भी आंसर सही आएगा। बस इससे सॉल्यूशन तुम्हारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तुम्हारी जो मर्जी हो वो लगा देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, क्या बोला हुआ है, राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ना, बस पढ़ो, जैसे दिया हुआ है वैसे बनाते जाओ। तो राइट ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, ये बन गया हमारा प्यारा सा राइट ट्रायंगल, बन गया राइट ट्रायंगल। फिर क्या बोला हुआ है, द एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, क्या बोला हुआ है, एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस। अब एल्टीट्यूड और बेस में से बाद में कौन लिखा हुआ है, चेक करो बाद में कौन लिखा हुआ है। तो एल्टीट्यूड और बेस दोनों में से बाद में कौन है, बेस, तो बेस को क्या मानेंगे, x, तो बेस कितना हो गया x। और एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड कितना है, 7 लेस देन बेस, बेस से 7 कम है, तो बेस कितना है x, लेस है ना, तो क्या हो जाएगा -7, लेस देन में क्या लगता है माइनस। और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हो गया 13 सेंटीमीटर। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आए, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा हो, सिंपल सा पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। हर राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले क्वेश्चन में हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैल्यू उठा के पुट करेंगे, h हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, b बेस कितना दे रखा है x स्क्वायर, p परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हाइट तीनों सेम ही होते हैं, कितना दे रखा है x -7 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस, सेम यहाँ पे भी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आए या फिर दोनों तरफ अगर वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a तो हो जाएगा x, b हो जाएगा 7, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -14x प्लस 49, ठीक है, क्लियर है। वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको सॉल्व करने पे x स्क्वायर -14x प्लस 49, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 169 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, करेंगे क्या, प्लस का 169 उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 169, 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 प्लस का 169 उधर गया, माइनस का 169 इक्वल्स 0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को, इनको तो छेड़ेंगे नहीं, 2x स्क्वायर -14x प्लस का 49 और माइनस का 369, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 169 में से 49 माइनस किया 120, साइन किसका लगता है बड़ी डिजिट का, इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। ये हो गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और तीनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं तो तीनों को 2 से डिवाइड कर दो। 14 को 2 से डिवाइड किया 7x, 120 को 2 से डिवाइड किया 60 इक्वल्स 0। ये बन गई हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है इस चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त, और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, पर टेंशन नको, विपुल भैया इस क्वेश्चन को तुमको एकदम शानदार तरीके से और सिंपलेस्ट वे में समझाने वाले हैं। देखो रीड करते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इग्नोर करो, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से अपन को। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है असली। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ, जो लिखा हुआ है वो लिख दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। क्लियर है। वॉज का मतलब क्या होता है इक्वल्स, 3 मोर देन, 3 का 3, मोर देन का मतलब क्या होता है प्लस, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई, सारी ट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस
ऑन दैट डे। इतना क्लियर है? उसके बाद देखो क्या करेंगे, अब तुम्हारी मर्जी है, एक तो है हमारे पास ये वाली चीज़ और एक है हमारे पास ये वाली चीज़, ये दो आ गई। दोनों में से जो मर्जी हो उसको x और y मान लो, वो तुम्हारी मर्जी। मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y, ठीक है। अब इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं, x का x इक्वल्स का इक्वल्स 2 का 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई y प्लस 3, x इक्वल्स 2 को y से किया 2y प्लस 3, ये तो आ गया हमारा x। इतना क्लियर है? x आ गया हमारा। अब देखो आगे रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। देखो सपोज करो मैंने एक दिन में 5 आर्टिकल बनाए, एक दिन में 5 बनाए और एक आर्टिकल मेरे 10 रुपये में पड़ा। एक दिन में कितने बनाए? 5, एक मेरे कितने में पड़ा? 10, तो 5 × 10 टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 50। तो क्या करेंगे, टोटल कितने आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, x × y। अगर नहीं याद रहे तो सिंपल सा ये याद रख लो, हो गया तुम्हारा काम। क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x × y कितनी आई है, 90। x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y + 3, x की जगह लिखा 2y + 3, y का y इक्वल्स 90। 2y को y से मल्टीप्लाई किया 2y², 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, प्लस का 90 इधर आया, माइनस का 90 इक्वल्स 0। ये बन गई हमारी एकदम शानदार तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देना तो आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। आई होप तुमको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम एकदम अच्छे से समझ आई होगी। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ये जितनी भी ट्रिक्स दे रखी है उसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से रट लेना इसको। उसके बाद में जिस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है उस तरह से रीड करते जाओ, इक्वेशन फॉर्म करते जाओ और फिर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा एकदम चुटकियों में। और इस चैप्टर की एक भी वर्ड प्रॉब्लम को स्किप मत करना, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क्स सिक्योर कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।